हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज दिल से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो कुछ दिनों से पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिमाग भी थोड़ा भारी रहता है। फिर भी हर दिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई है। काफ़ी टाइम से किसी वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले जैसे 500 प्लस व्यूज़ भी नहीं दिखते। अगर कभी कभी होता तो समझ आता, बट अब ये रोज़ हो रहा है। पर जान लो एक बात, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जब आप साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसलिए चलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हवा में सन्नाटा, ज़मीन पर हलचल और दिलों में तूफान। पहले कोई भी जल्दबाजी मत करना। जो फन की आंखें संकरी हो गईं, जैसे किसी गहरी चाल की परतें खोल रहा हो। मैं पहले सिचुएशन को देखता हूँ, तुम सब अपने अपने हिसाब से एक्ट करना। उसकी आवाज़ में ठहराव था, लेकिन भीतर तूफान। एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से सबको इशारा किया। सबने उसे देखा, गंभीर, निश्चिंत, पर तैयार। मुट्ठियाँ जो पहले भिंच चुकी थीं, अब धीरे धीरे ढीली पड़ी। बैली यूयू ने उसकी बात पर सिर हिलाया। सही कहा, वो बोली। अगर हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई होती तो अब तक चारों तरफ से कल्टीवेटर्स ने घेर लिया होता और इंटेरोगेशन का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब है उन्हें पूरा यकीन नहीं है। जो फान ने भी सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये कोई ट्रैप हो। मुरोंग लाई हमें सीधे क्वेश्चन करना चाहता हो। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे हर मूव को महसूस कर रही हों। क्वियर का ध्यान रखना। उसने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बाइली यूयू, एंड व्हाट अबाउट यू? जोफान। एक शांत मुस्कान, एक हल्का सा स्पर्श उसकी हथेली पर। मेरे पास अपना तरीका है निकलने का, चिंता मत कर। और बस उस हल्की मुस्कान के साथ वो कैरेज से उतरा और डीकन डाई के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया, उसी फ्लोटिंग आइलैंड की ओर जो समुद्र के ऊपर तैर रही थी। हेमिंग सेक्ट का मुख्य द्वार। आधा घंटा बीता। तब एक विशाल पर्वतीय द्वार के सामने जोफान और दई चेंचो खड़े थे। सैकड़ों डिसाइपल्स पूर्ण अनुशासन में, दोनों ओर पंक्ति में। द्वार इतना ऊंचा मानो आसमान तक जा रहा हो, और उस पर जड़े हुए थे 999 तांबे के इंगॉट्स, जिनसे बना था एक ताइची पैटर्न, हेवन और अर्थ का पवित्र नंबर। दई चेंचो एकदम शांत था, झुककर नमन किया, एक डीप सेरेमोनियल सल्यूट। जोफान ने देखा, शायद ये उनका सेक्ट का परंपरागत अभिवादन है। रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है। और वो भी झुक गया। 3 बार झुका, फिर 9 बार माथा टेका, पूरी श्रद्धा से। डीकन डाई ने देखा, संतोष की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। नॉट बैड, वो बुदबुदाया, फिर गंभीर होकर द्वार की ओर मुड़ा। मास्टर चिक्यू, मास्टर चैन फान, चैन ग्वानशी आपसे मिलने आए हैं। कम इन, रंबली। थंडर जैसा एको गूंजा और भारी द्वार धीरे धीरे खुला, जैसे किसी एंशंट सीक्रेट को हवा दी जा रही हो। दोनों ओर डिसाइपल्स ने एक साथ धनुष किया। प्लीज़, दई चंचौ ने भी मुस्कुराकर जेस्चर किया। चैन ग्वानशी, प्लीज़। जो फान ने एक गहरी नज़र पूरे दृश्य पर डाली और मन ही मन बोला, वाह, बेजो के 5 महान सेक्ट्स में ये हाइमिंग सेक्ट सच में कुछ अलग है। इतनी ग्रैंड वेलकम एक सिंपल कैरावैन हेड के लिए। इससे साफ है, ये सेक्ट सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं, सम्मान भी सिखाता है। ये लोग मुरोंग लाई जैसे हैं, साफ सोच, साफ रास्ता, ट्रू कल्टीवेटर्स। और फिर जोफान के कदम उस द्वार के भीतर पड़े, जहां उसका भाग्य या कदाचित मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। तो इसका मतलब है, जब तक पक्के सबूत नहीं होते, ये लोग किसी पर ज़बरदस्ती हाथ नहीं डालते। जोफान की आंखों में एक तेज़ चमक दौड़ी। ऐसे में तो ये यात्रा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वरना अगर कोई और सेक्ट होता जो ज़रा भी अनरीजनेबल होता, तो बस ये मान लेना कि तुम खतरनाक हो और तुम पर लपक पड़ते। फिर चाहे तुम कितनी भी सफाई दे दो, छूटना नामुमकिन। लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका है। विचारों की इस श्रृंखला को छुपाते हुए जोफान ने एक नज़र दई क्यंचू पर डाली।
फिर हल्के से मुस्कुराया, नम्रता से झुका, सलाम किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दैक्यंचू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 999 सीढ़ियाँ, हर कदम पर डिसाइपल्स की सख्त निगाहें, लेकिन न कोई घमंड न कोई तिरस्कार, सिर्फ सम्मान गहराई से। ये था हैमिंग सेक्ट का अतिथि संस्कार। अतिथि तुम हो, स्थान कोई भी हो, सम्मान पूरा मिलेगा। तुम बाहरी हो, पर जब तक यहाँ हो तुम हमारे मेहमान हो। जोफान के भीतर एक और लेयर खुली। कमाल है, ये सेक्ट बस ताकत से नहीं शिष्टाचार से भी चलता है। और वो बढ़ता गया, एक ऐसे दरवाजे की ओर जो सिर्फ खुलता है उनके लिए जिनकी नियति भीतर लिखी जा चुकी है। आखिरकार जोफान जोंगजोंग के दरवाजे तक पहुंच ही गया। अंदर का दृश्य भव्य था और वहाँ 3 लोग खड़े थे जो चुपचाप उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन तीनों में से 2 तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक व्यक्ति था जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, डीकन चाओ, जो हायांग सेक्ट से था। ये दृश्य देखकर जोफान को समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है और साथ ही वह राहत महसूस करने लगा। हाँ, यही लड़का था, कोई परेशानी नहीं। मैं तो सोच रहा था कि शायद लियांग सोर्ड गॉड का सामना होगा, वो मुझे डरा देंगे। जैसे ही जोफन का रूप दरवाजे पर दिखाई दिया, डीकन चाओ बिना समय गंवाए चिल्ला पड़ा। वह जोफन की दिशा में अंगुली दिखाते हुए जोर से चिल्लाया और उसकी पूरी शरीर में घृणा और नफरत का मर्डरस ऑरा महसूस हो रहा था। लेकिन जोफान ने इसे नज़रअंदाज करते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सहजता से कदम बढ़ाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तीनों व्यक्तियों को प्रणाम करने लगा। यह देख एक मंझले आयु का व्यक्ति बुजुर्ग की ओर मुड़ा और कहा, सेक्ट मास्टर लिंग, लगता है कि इस लड़के ने डीकन चाओ के खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ करनी चाहिए ताकि हयांग सेक्ट के खिलाफ हुई शत्रुता को हल किया जा सके। बुजुर्ग व्यक्ति ने जोफान की ओर गहरी नज़र से देखा, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। बस हल्के से मुस्कुराया और फिर जोफान की ओर इशारा किया। जोफान ने थोड़ा सा आश्चर्य दिखाया और फिर से सिर झुकाकर सलाम किया। लिंग युनतियन, सेक्ट मास्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चैन ग्वंशी, क्या आप सच में डीकन चाओ पर आरोप लगा रहे हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं? जोफान ने अपनी भौहें तानते हुए कहा, आरोप? मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं। तभी मंझले आयु के व्यक्ति ने जोर से कहा, उसकी आवाज़ में गुस्सा था, बेशर्म पागल, क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी डीकन चाओ ने तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए वो सबने सुने। तुम इतने गरीब हो कि जवाब नहीं दे पा रहे, अब क्या बोलोगे? जोफान ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे नज़रअंदाज किया और फिर लिंग युनतियन को देखकर कड़ी आवाज़ में कहा, सेक्ट मास्टर लिंग, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। डीकन चाओ को मैंने पहले देखा था, वो हयांग सेक्ट से हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ कब आए। जब मैं श्याफू में आया था तो डीकन चाओ ने मुझे गालियाँ दी थीं और मैंने भी जवाब दिया था। मुझे लगा था कि यहाँ आकर स्थिति साफ करूँगा, लेकिन जब यह आपके घर की बात है तो मैं पहले आपको मिलना चाहता था, फिर हम किसी विवाद पर विचार करते। जोफान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसने डीकन चाओ की ओर एक कड़ी नज़र डाली, फिर उसे फटकारते हुए कहा, हालांकि मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे एटिकेट का ख्याल है। जब किसी के घर में मेहमान हो तो हमें बेतुकी आवाज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या यह अच्छा लगता है? तुम्हारे जैसे कुत्ते की तरह भौंकते हुए, बिना किसी कारण के दूसरों की शांति को भंग करते हुए, यह तो कोई सभ्य व्यक्ति नहीं करेगा। डीकन चाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह चुप हो गया। जोफान की बातें सिर्फ डीकन चाओ के लिए नहीं थीं, बल्कि पूरे माहौल को चुनौती दे रही थीं। यह साफ था कि जोफान ने हैमिंग सेक्ट की सीमा में अपने स्थान को सुरक्षित किया था और यह भी दिखाया कि वह किसी से भी कम नहीं है। अगर यह लोग सच में मुझे गलत समझने लगे तो मेरे पास सोर्ड किंग की ताकत और कल्टीवेटर की छाप है। इस सब के बाद मैं इनसे कैसे निपट सकता हूँ? जोफान ने मन ही मन सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अगले कदम की ओर बढ़ गया। अगर तुम पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, चाहे तुम सही हो या नहीं, लेकिन मेज़बान परिवार की अनुमति के बिना यह लोगों की शांति को बाधित करेगा। क्या तुम नहीं समझते कि यह परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना होगा? यहाँ भले ही कम छात्र हों, लेकिन शिक्षकों का अनुशासन सख्त है और वे इस प्रकार की अशिष्टता सहन नहीं करेंगे।
डीकन चाओ का शरीर अचानक झटका खा गया और वह अपने शब्दों में फंसकर चुप हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह शर्मिंदगी से झिझक रहा था। जुओ फान की बातें, जो सीधे तौर पर डीकन चाओ को नहीं कहे गए थे, लेकिन उसकी बातों का असर पूरा माहौल पर पड़ा। उसकी हर एक बात सीधे उस पर गिर रही थी, जैसे उसने उसे अपने शब्दों के हथियार से आहत किया हो। हाँ, अब हेमिंग सेक्ट की ज़मीन पर लिंग सेक्ट मास्टर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और पहले ही जोफान ने डीकन चाओ को आहत कर दिया। जैसा कि जोफान ने कहा, यह किसी को बिना मेज़बान की अनुमति के परेशान करने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेज़बान सामान्य होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यह तो हेमिंग सेक्ट है, बेइज़ोउ का सिरमौर, बेइज़ोउ का सबसे ताकतवर। अगर बेइज़ोउ में आना है तो दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन आज डीकन चाओ का चेहरा सख्त हो गया और वह चुपचाप लिंग युनतियन की ओर देखता हुआ डर के मारे कांप रहा था। उसके गले से शब्द निकलने में परेशानी हो रही थी। अंततः उसने कांपते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। यह बात मुझसे नहीं कहनी चाहिए। लिंग युनतियन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब लोहे जैसा नीला था और उसकी आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। डीकन चाओ ने जल्दी से समझ लिया कि उसने क्या कहा और उसने तुरंत अपनी बात को सुधारते हुए लिंग युनतियन से कहा, सेक्ट मास्टर लिंग, कृपया माफ़ करें, इस लड़के की बातों को न सुने। काओ मऊ सच में ऐसा नहीं कहना चाहता था। हेमिंग सेक्ट बेइज़ोउ के 5 महान संप्रदायों में से एक है। मैं हेमिंग सेक्ट का अपमान कैसे कर सकता हूँ? बस मेरी स्थिति में कुछ जल्दी थी, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया। ठीक है, डीकन चाओ की जल्दी समझ में आई, मैं समझता हूँ। इसमें कोई बुरा नहीं है। हाँ हाँ, लिंग युनतियन ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा और उसकी आवाज़ में एक मीठी मुस्कान थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई दयालु बुजुर्ग हो जिसे किसी बात का कोई ख़ास फ़र्क न पड़ता हो। जोफान की भौहें तन गईं। उसने लिंग युनतियन की ओर गहरी नज़र से देखा और उसका मन अजीब सी ठंडक से भर गया। ये बुजुर्ग सच में कितने दयालु हैं। क्या गुस्से का कोई असर नहीं? लगता है हेमिंग सेक्ट के 5 संप्रदायों के प्रमुख का दर्जा सच में कहीं न कहीं उनके दिल में बहुत गहरा है। जोफान का दिल थोड़ा सख्त हो गया और उसकी नज़रें लिंग युनतियन की आंखों में गहरी हो गईं। यह नज़र उसकी मंशा को गहरे तक देख रही थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। यह बुजुर्ग अपने दिमाग को इतने शांति से कैसे काबू में रखते हैं? इस स्थिति में ये बिल्कुल भी झुके हुए नहीं दिखते। जोफन ने सोचा और उसकी आत्मा में एक हल्का सा कसाव महसूस हुआ, लेकिन उसी समय उसने महसूस किया कि असली खतरा डीकन चाओ और वॉकिंग क्लाउड में नहीं, बल्कि लिंग युनतियन में था। लिंग युनतियन का शांति और दयालुता से भरा रूप न केवल बाहर से दयालु दिखाई देता था, बल्कि उसकी आंतरिक ताकत और स्थिति उसे अनजाने में सबसे खतरनाक बना रही थी। जोफान को यह समझ में आ गया कि इस हॉल में असली खिलाड़ी वही है जो सबसे शांत और समझदार प्रतीत हो रहा था। जोफान की नज़रें गहरी हो गईं और वह वॉकिंग यून को घूरते हुए देख रहा था। वॉकिंग यून के हाथों में हल्का सा कंपन था। उसकी आंखों में एक तेज़ और घातक नज़र चमकी। आखिरकार यही तो होना था, उसने मन में सोचा। शुरुआत में उसने सिर्फ डीकन चाओ की बातों को सुना था और फिर उसके द्वारा कही गई बातों का कुछ प्रमाण लेने के बाद वह खुद को बेइज्जत होने से बचाने के लिए एक अच्छा बहाना ढूंढ रहा था। वह जानता था कि बेइज़ोउ के 5 बड़े संप्रदायों में से कोई भी संप्रदाय अब तक किसी भी बड़े संकट से नहीं गुजरा था, और यदि उसकी जाति ने जोंगजोउ स्वॉर्ड किंग को उकसाया और उनके कारण संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो यह एक बड़ी मूर्खता होगी, या फिर इसे खराब नेतृत्व का नाम मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह बेइज़ोउ के सबसे बड़े मजाक में से एक बन जाएगा, और उसकी अपनी शारीरिक सूरत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। सभी संप्रदायों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। अपनी ज़मीन पर उसकी पूरी नस्ल नष्ट हो चुकी थी, और यह शायद बेइज़ोउ के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक हो सकता था। इसलिए वह किसी भी हालत में खुद को सही साबित करना चाहता था। अपनी खामियों को छुपाते हुए वह चाहता था कि उसे हीरो की तरह सम्मान मिले, ताकि वह अपनी संप्रदाय की सुरक्षा की छवि बनाए रखे और उसे किसी तरह की बेइज्जती से बचाए। वह एक स्क्रिप्ट तैयार कर चुका था,
जिसमें उसने खुद को सही साबित किया और अपनी कब्र से उठकर संप्रदाय को फिर से मजबूत किया। लेकिन यह साफ था कि घटनाएं वैसे नहीं घटी जैसी वह चाहता था। जैसे ही डीकन साओ ने अपनी बात कहने की कोशिश की, जो फान ने उसे चुटकी लेते हुए उसकी मूर्खता का मजाक उड़ा दिया और यह साबित कर दिया कि वह और उसका संप्रदाय बिना संस्कारों के हैं। उसने यह आरोप सिर्फ डीकन साओ पर नहीं बल्कि पूरी तरह से उनके संप्रदाय पर लगा दिया। यह तो पूरी तरह से हमारे ऊपर कटाक्ष था। वॉकिंग यून ने गहरी सांस ली और अब उसे लगा कि जो फान की नीयत शुरुआत से ही उससे खिलवाड़ करने की थी। वह एकदम से उसकी नफरत करने लगा था। आखिरकार वॉकिंग यून ने अपने गुस्से को थामते हुए लिंग युनतियन से कहा, सेक्ट मास्टर लिंग, यह सही है कि इस संप्रदाय के डीकन ने गलती की और जल्दबाजी में बातें कहीं, लेकिन अब तक उन्होंने जो सवाल उठाए थे उन्हें चेन गुआनशी ने नहीं हल किया। क्या सेक्ट मास्टर लिंग अब इस मामले पर कुछ कहेंगे? लिंग युनतियन ने हल्की सी हंसी दी और फिर जुओ फान की ओर स्नेह भरी नज़र डाली, मानो वह बेहद शांत और दयालु हो। हे, बिल्कुल, सब लोग यहाँ इसी वजह से आए हैं, उसने कहा। फिर जुओ फान से पूरी विनम्रता से कहा, चेन गुआनशी, आपको क्या लगता है आज हमारे संप्रदाय की मेज़बानी करना आपका सम्मान है, लेकिन इस समय कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, और अगर कोई अपराध हो तो कृपया हमें माफ़ करें। जुओ फान ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ओह नहीं, सेक्ट मास्टर लिंग, आप बहुत विनम्र हैं। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके संप्रदाय के लिए कुछ सवालों का हल दे सकूं। तभी दाई चंचू, जो पहले से ही दरवाजे के पास खड़ा था, हल्का हंसा और बोला, सचमुच सेक्ट मास्टर लिंग, अभी कुछ समय पहले चेन गुआनशी और आप दोनों ने जोंगमेन हॉल के सामने एक साथ झुककर आदर प्रदर्शन किया, लेकिन चेन गुआनशी के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या वह कुछ आपत्ति नहीं करेगा? यह सुनकर यह शायद सामान्य लोगों के लिए थोड़ा अजीब था। आखिरकार यह आदमी जो फैन के बारे में क्यों बोल रहा था, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है और वह चेन गुआनशी की ओर से कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ वही लोग सुन सकते थे जो सच में ध्यान दे रहे थे। यह किसी भी तरह से चेन फैन की ओर से उत्तर नहीं था, बल्कि यह सीधे सेक्ट मास्टर लिंग के लिए था। यह एक तरह से स्थानीय रिवाजों का पालन था, जहां आप दूसरों की इज्जत करते हैं और स्वाभाविक रूप से लोग आपसे नज़दीकी महसूस करते हैं। दरअसल जुओ फान और दाई केंचू ने अभी हाल ही में मुख्य हॉल में प्रवेश किया था। दाई केंचू ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया और फिर जवाब दिया कि वह सेक्ट मास्टर लिंग के आदेश के अनुसार सब कुछ संभालने के लिए तैयार हैं। इससे पहले की स्थिति में चेन फैन केवल एक व्यापारिक प्रबंधक था और उसे संप्रदाय के प्रमुख से बातचीत की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब स्थिति अलग थी। लिंग युनतियन के सामने आने के साथ वह जो धमकी और डर वॉकिंग यून ने देना चाहा था, वह अब संभव नहीं था। हालांकि जुओ फान ने अभी सिर्फ एक छोटी सी बात की थी, लेकिन उसी छोटे से कृत्य ने उसे हाइमिंग सेक्ट से एक मजबूत संबंध स्थापित किया था और अब उसे सेक्ट मास्टर लिंग का संरक्षण प्राप्त था। वास्तव में यह सिद्ध हो गया था कि जैसे ही दाई केंचू ने जो कहा, लिंग युनतियन ने उसे गंभीरता से सुना। फिर उसने गहरी नज़र डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चेन गुआनशी ने बड़ी समझदारी से काम किया है। उसकी मुस्कान और उसके शब्दों में एक रहस्यमय संकेत था, जैसे वह जुओ फान के लिए अपनी इज्जत और समर्थन दिखा रहा हो। आज मेरे जीवन का एक और ख़ास दिन है और इस दिन को मैं अपने सभी दोस्तों, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ मनाना चाहता हूँ। आपका प्यार और समर्थन मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेगा। हर कदम पर आप सभी की उम्मीदें और आशीर्वाद मेरे साथ होते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपको कुछ नया और बेहतर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद और मुझे आपके साथ आगे भी यह यात्रा जारी रखने की खुशी है।